कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लास में। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स बुक से टॉप ऐसे 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपके मैथ्स के एग्जाम आने वाले हैं, उनकी तैयारी हम करने वाले हैं। टॉप ऐसे 5 क्वेश्चंस जो आपको हो सकता है एग्जाम में देखने को मिल जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीटेडली प्रीवियस ईयर से यानी पुराने वर्षों में एग्जाम्स में पूछे गए हैं मैथ्स के पेपर में। तो फटाफट से आप सभी लोग आ जाइए और जितने भी लोग आ गए हैं भैया लाइक का बटन दबा के अटेंडेंस लगा दीजिएगा, ताकि हमें पता चल जाए कि आपने हमारे क्लास अटेंड किया था। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास टोटल ऐसे 5 क्वेश्चन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें इनको करके जाना है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन 5 क्वेश्चनों को आपको एक बार देख लेना है कि आपको ये करते आ रहे हैं या नहीं। अगर आपसे ये नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब आपको अभी भी तैयारी करने की जरूरत है, और अगर ये बन रहे हैं तो इसका मतलब आपने अभी नवंबर दिसंबर तक बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे 5 क्वेश्चन हैं। आप फटाफट से वो जो नीचे लाइक का बटन है ना उसको दबा दीजिए, और अपने दोस्तों में वो जो शेयर का बटन है ना उसको शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए उन तक, ताकि वो भी हमारा ये क्लास अटेंड कर लें और देख लें कि ये क्वेश्चन उनसे भी बन पा रहे हैं या केवल आपसे ही बन रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, जितने भी लोग हैं सभी लोग आ गए हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हमें जांच करना है कि ये जो एक समीकरण है ये द्विघात समीकरण है या नहीं, यानी चेक वेदर द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। मतलब ये एक द्विघात वाला, दो घात वाला समीकरण है या फिर नहीं, आपको चेक करके बताना है। तो भैया हम जानते हैं कि जो एक द्विघात समीकरण होता है, आपने चैप्टर 4 में पढ़ा है, यानी जो आपका अध्याय 4 है उसमें आपने पढ़ा है द्विघात समीकरण, जो कि कैसा होता है, जो कि इस तरीके से आपको नजर आता है, इस रूप में होता है। a रहता है, उसके साथ में एक्स स्क्वायर की पावर रहती है, एक्स की पावर 2 प्लस कोई नंबर रहता है b, उसके साथ में एक सिंगल x रहता है। जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है तो यहाँ पे पावर कम हो गई, x की पावर 1 हो गई, और फिर x की कोई पावर ही नहीं बचती है, कोई एक अकेला नंबर c रहता है और बराबर में लग जाता है 0। तो इस तरीके की शक्ल में अगर कोई समीकरण लिखा है उसको आप द्विघात समीकरण कहते हो। अब आप यहां देखोगे तो यहां x प्लस 1 पे होल स्क्वायर है, यहां तो कहीं होल स्क्वायर दिख नहीं रहा है, केवल x पर ही स्क्वायर है। मतलब हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इस रूप में आप लेके आ जाते हो जहां पर एक भी अगर x की पावर 2 दिख जाता है समीकरण में, तो हम उसे द्विघात समीकरण घोषित कर देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करके हम इस रूप में लाने की ट्राई करते हैं। अगर इस रूप में आ जाए तो हम कह देंगे जी हाँ सर जी सही है, द्विघात समीकरण है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। आपको थोड़ा मैंने ABCD बता दिया है, अब आप इसको सॉल्व करके खुद ही चेक कर सकते हैं कि सर जी ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले दिया क्या क्या है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो दिया है हमें एक समीकरण जो कि है x प्लस 1 की घात 2, यानी इस पे होल स्क्वायर है, ठीक है, और बराबर में लिखा है 2 गुणा में x माइनस 3, इस तरीके से दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये x अपने लिए a हो गया और ये 1 जो है ना ये अपने लिए b हो गया। तो यहां देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खोलते हो आप ऐसे खोलते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से फॉर्मूला होता है। अब a और b की जगह पे आप देख लो क्या है, आपके a की जगह पे x दिया हुआ है प्लस b की जगह पे आपका 1 दिया हुआ है। रफ कॉपी में आप सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबसे पहले a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में a का वैल्यू क्या है, x है, a की जगह पे x है तो x रख दो, इंटू में b की जगह पे 1 है तो 1 रख दो, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। सबसे पहले आएगा x स्क्वायर, फिर 2 का x में गुणा करो 2x, और फिर 2x का इस 1 में भी गुणा करो, तो 2x का 1 में गुणा करने पे 2x से कम 2x है ना, यही आ जाएगा दोबारा, प्लस 1 का स्क्वायर, तो बच्चे को पता है कि 1 एक कम 1 होता है। मतलब आप इसको ओपन करोगे तो ये आएगा, इसको फॉर्मूले से ओपन किया तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्या मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ
कि हाँ सर जी हम फॉर्मूले से इसको ओपन करेंगे, तो डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे? बोलिए, ये लिख दूं डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1? बोलिए कमेंट में। आप रफ कॉपी में फॉर्मूला हल कर सकते हैं दोस्तों, मैंने आपके सामने फॉर्मूला हल किया है, लेकिन आप इसको रफ कॉपी में कर सकते हैं और आपका सॉल्व करने पे आएगा यही। क्या आएगा? यही आएगा। ठीक है, बोलिए बच्चा पार्टी समझ गए सभी के सभी कि जी सर जी समझ गए। ये आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ा है ना, तो वो ये बना है ना, ये बन गया इधर फॉर्मूले से। और बराबर में तो बहुत ही सिंपल है, 2 के गुणा में ये लिखा है पूरा का पूरा ब्रैकेट, है ना, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब है बाहर जो भी नंबर है उसका सब में गुणा कर दो, तो कर देते हैं। 2 का x में गुणा करेंगे दोस्तों तो 2x आ जाएगा। फिर ये 2 जो है ये पॉजिटिव है क्योंकि माइनस का साइन तो यहाँ है नहीं, तो ये प्लस का होगा। प्लस से माइनस को टकरा दो, प्लस माइनस माइनस होता है। अब गुणा करवा दो, 2 तिया 6 हो जाएगा। लीजिए कर दिया गुणा। अब सबसे पहले आप सभी लोगों को एक साथ ले आओ, मतलब सबसे पहले x की बड़ी पावर क्या है? x की पावर 2 है। फिर उसके बाद क्या है? प्लस का 2x है। अब आपको पूरी लाइन में ढूंढना है कि कोई और x वाला वेरिएबल है जिसके पास सिंगल x है। हाँ सर जी, बहुत दूर देखोगे तो ये रहा, x वाले को x वाले के पास लेके आएंगे, तो ये जो 2x है इधर तो प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। फिर क्या है? प्लस में यहाँ पे है 1। अब ये 1 तो जो है गिनती वाला संख्या है, एक नंबर है, तो देखो बराबर के उधर दूसरा नंबर लिखा है, इसको भी नंबर के पास में लेके आएंगे। ठीक है, -6 है, बराबर के इधर लाओगे नंबर के पास तो प्लस का 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 6। अब आप कहोगे सर जी बराबर में क्या बचेगा? तो आप इन दोनों को तो उधर लेके चले गए हो, तो बराबर में यहाँ पे 0 बचेगा, यानी कि कुछ भी नहीं। क्या बचेगा? 0। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा। यहाँ देखिए प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगा क्या? बताइए कैंसिल होगा क्या? हाँ सर जी, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, समान राशि है ना, सेम क्वांटिटी है, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो वो कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या बचेगा? 1 और 6 इनको प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और बराबर में 0। कितने लोगों का ये आया है? कमेंट करके बताओ कितने लोगों का ये आया है, जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में कि जी सर जी हमारा ये आंसर आया है। तो आपका ये बना है द्विघात समीकरण। मैंने आपसे क्या कहा था? द्विघात समीकरण वो समीकरण होता है जो इस रूप में नजर आता है। किस रूप में नजर आता है? ऐसे, ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0। आपको इस रूप में ये वाला समीकरण भी देखने को मिल रहा है। कैसे सर जी कैसे? देखो ना, मिल रहा है। सबसे पहले x की बड़ी पावर होगी 2, तो यहाँ पे है सर जी x की पावर 2। फिर होगा कोई नंबर जिसके पास में x होगा, तो यहाँ पे किसी के पास x तो है ही नहीं, है ना, x की बड़ी पावर 2 है लेकिन सिंगल x नहीं है, तो हम कह देंगे कि वो 0 लिखा है। 0x तो होगा, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो 0x लिख दो, है ना। और फिर प्लस में एक ऐसा नंबर होगा जो संख्या रूप में होगा, यानी प्लस का 7, और बराबर में लगा दो 0। देखो ये और वो शक्ल एक जैसी मिल रही है कि नहीं? आप लोग कमेंट में बताओ, क्या ये शक्ल और वो शक्ल मैच कर रही है कि नहीं? बोलिए, मैच कर रही है कि नहीं? हाँ सर जी कर रही है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ भी देखो, या आपको मैं सिंगल कह दूं कि अगर किसी भी समीकरण पे x की पावर 2 दिख जाए, x की पावर 2 दिख जाए, देखो यहाँ पे x की पावर 2 दिख गया था, यहाँ ही दिख गया था, तो इसका मतलब वो द्विघात 2 पावर वाला समीकरण है। इसी बात पे लाइक कर दो। आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया और ट्रिक भी बता दी कि x की पावर 2 होना जरूरी है। देखो यहाँ पे x की पावर 2 है ना, तो यहाँ पे भी x की पावर 2 है ना, तो समझ जाओ कि ये पूरा का पूरा एक 2 घात वाला इक्वेशन है। चलिए आगे बढ़े। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। देखना ये आपको बनाते आ रहा है कि नहीं, इसमें ज्यादा बच्चे मार खाते हैं, इसी में समस्या आती है। ये एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है जांच कीजिए कि क्या कोई प्राकृत संख्या n के लिए, मतलब कोई एक नेचुरल नंबर n है, उसके लिए क्या 6 की पावर n 0 पर खत्म होगी, यानी 0 पर समाप्त होगी। इसका कहने का मतलब है कि कोई एक हमने नंबर दे दिया है 6 की पावर n। अब इस n की जगह आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कोई भी प्राकृत संख्या रख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रखो। क्या ये नंबर 0 पर कभी समाप्त होगा?
जैसे मान लो आप मन में रख के देख लो कि यहाँ सर जी सबसे पहले मैं 1 रखूँगा तो 6 की पावर 1 मतलब 6 ही रहेगा। फिर सर जी यहाँ पे 2 रखूँगा, 6 की पावर 2 मतलब 6 का 6 में ही गुणा होगा 2 बार, 6 छंग 36। अब 6 की पावर 3 रख के देखो तो आप कहोगे 6 इंटू 6 इंटू 6। तो सर जी 6 छंग 36, 36 छंग कितना होता है बताओ, 36 छंग बताओ कितना होता है, फटाफट गुणा करो। 6 छंग 36 की 6 हासिल आई 3, 6 थिया 18, 18 के बाद 19 20 21 यानी 216, ये आएगा 216। तो ये हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि क्या 6 की पावर n मतलब 6 की कोई भी पावर रखो 1 2 3 4 कुछ भी रखो, क्या कभी भी ये नंबर 0 पे समाप्त हो रहा है? नहीं सर जी, ये तो हमेशा 6 पे समाप्त होता है, ये कहाँ 0 पे समाप्त हो रहा है? हर बार हमको अभी तो हमें देखने मिल रहा है 6 ही मिल रहा है अभी तक, तो भैया पीछे तो 6 ही आएगा, कभी 0 नहीं आएगा। ये हो गया इसका प्रैक्टिकल तरीका। अब इसका थ्योरेटिकल तरीका सुन लो। ये तो रफ कॉपी वाला तरीका हो गया कि हमने मन में सोच लिया कि हमेशा पीछे 6 ही 6 आएगा, कभी 0 नहीं आने वाला, 6 ही आएगा। चाहे 1 रखो 2 रखो 3 रखो 6 की पावर कुछ भी रखो, हमेशा हमको 6 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हमें ये पता लगाना है कि क्या कभी ऐसा होगा कि 0 पर समाप्त होगा। तो आइए अब हम मेन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी आई थिंक कि सर जी आप कह क्या रहे थे। क्वेश्चन समझाने का मेरा प्रयास था कि क्वेश्चन हमें कह रहा है कि प्राकृत संख्या के लिए 6 की पावर n कभी 0 पर समाप्त हो पाएगा या नहीं, चेक करके बताना है। तो चलिए हम इसको चेक करने का तरीका बताते हैं। कोई भी ऐसा नंबर ले लो जो 0 पर ख़त्म हो रहा हो। मन में सोचो कि सर जी 10 एक ऐसा नंबर है जो पीछे 0 पर ख़त्म हो रहा है। ये देखो 10 एक ऐसी संख्या है जिसके पीछे 0 आता है ना। तो 10 को सोचो, 10 के बारे में थोड़ा सोचो कि 10 का गुणा उणा किससे करें, मतलब 10 किन के गुणा करने पे आ रहा है। तो 10 को तोड़ोगे तो ये होता है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। मतलब आपको यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि कोई भी दुनिया का नंबर अगर 0 पे समाप्त होता है तो उसके गुणज 5 इंटू 2 ज़रूर आते हैं। मतलब उसके गुणात्मक रूप में 5 और 2 जरूर प्राप्त होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप 10 की जगह 20 ले लो, 20 भी तो 0 पे समाप्त होता है। तो 20 अगर 0 पे समाप्त हो रहा है तो 20 को भी तोड़ो। कैसे टूटता है ये, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। तो देखो यहाँ भी 2 और 5 का जोड़ा देखने को मिला, यहाँ भी 2 और 5 का जोड़ा देखने को मिला। तो यानी हमें पता चल गया कि 2 5 का जोड़ा जरूर होना चाहिए। कोई संख्या 0 पर जब ही समाप्त होगी जब वहाँ 2 5 का जोड़ा मिलेगा, 2 5 का जोड़ा जरूर मिलेगा, है ना। चलिए समझ गए, इतनी बात समझ में आई सभी को? बोल दीजिए कि सर जी हाँ 2 और 5 का जोड़ा जरूर मिलेगा। बोलिए समझ गए। तो हमें ये लिख देना है, क्वेश्चन में ही लिख देना है कि हम अब जान गए हैं कि कोई नंबर 0 पर अगर समाप्त होगा तो उसमें 2 इंटू 5 अवश्य होगा, 2 इंटू 5 अवश्य होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया है तो लाइक कर देना, अपने प्यारे प्यारे किसी एक दोस्त तक वीडियो को शेयर भी कर देना यार। 104 ही लाइक हुए हैं केवल। तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, हमने अभी सीखा कि अगर कोई नंबर 0 पर समाप्त होता है या होती है तो उस संख्या के गुणनखंड में उस संख्या के गुणनखंड में, मतलब उसको हम तोड़ेंगे ना, जब उसकी गुणनखंड करेंगे ना, जब उसके गुणनखंड में हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 5 अवश्य मिलेगा। 2 इंटू 5 अवश्य होना चाहिए या अवश्य होगा, अवश्य यानी जरूर होगा। तो चलो अब हम चेक करते हैं, है ना। जांच करने पर चलो भैया जांच करो। दी गई संख्या बताओ, सवाल में कौन सी संख्या दी गई है उसकी जांच करते हैं हम लोग, क्या वो समाप्त हो पाएगी 0 पे। चलिए कौन सी संख्या दी है, कोई मुझे कमेंट में लिख के बताएगा कि क्वेश्चन में क्या हमें नंबर चेक करने को दिया गया है। हमें चेक करने के लिए दिया है 6 की पावर n, तो हम लिखेंगे जांच करने के लिए दी गई है संख्या हमें 6 की पावर n, ठीक है।
6 की पावर n। अब 6 को आप कैसे तोड़ सकते हो? 6 को आप ऐसे तोड़ सकते हो 2 तिया 6। हाँ सर जी, 6 को हम लिख सकते हैं 2 तिया 6। तो 6 को तो आपने 2 तिया लिख दिया, लेकिन इस पे पावर क्या लगी रहेगी? पावर देख लो n लगा है, तो हम पावर n लगा देते हैं। 6 को हमने तोड़ दिया 2 तिया 6। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या आपने जो ऊपर लाइन लिखी है कि कोई संख्या 0 पर जब ही समाप्त होगी जब उसमें 2 इंटू 5 होगा, यहाँ 2 इंटू 5 है क्या? इस संख्या यानी 6 की पावर n के गुणनखंड करने पर हमें 2 इंटू 5 नहीं मिला। 2 इंटू 5 ये पूरा का पूरा ऐसा कैसा आना चाहिए, तो ये तो नहीं मिला। 2 भले ही मिल गया हो, लेकिन हमें 2 इंटू 5 देखना है। ये मिला क्या? नहीं मिला, 2 इंटू 5 नहीं मिला। तो हम कहेंगे 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 इंटू 5 नहीं है। अतः अगर इसमें 2 इंटू 5 नहीं है, अतः हम बोल देंगे कि 6 की पावर n कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी, कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी भैया। ये लो, चेक हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, कितना आसान। इससे आसान कोई क्या ही बता देगा आपको? बोलिए, समझ गए? इससे आसान कुछ नहीं है, इससे इजी कुछ नहीं है। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप मुझे बता दो कि जी सर जी बहुत आसान है, बहुत इजी है। हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है इसका कि कैसे कैसे इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। मेरे भाई, कुछ याद वाद रटने की तो ज़रूरत ही नहीं है। जी सर जी, अर्पिता जी आ गई हैं, विवेक सनोदिया जी आ गए हैं, धीरज तिवारी आ गए हैं। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू भाई। MD अंसारी जी और विवेक सिनोडिया जी, जितने भी लोग हैं यार लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर भी कर दो। अब तो आप सबका नाम भी ले लिया है हमने, ठीक है? तो अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलना। और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। तो इंस्टाग्राम पे भी आपके सर ने नया घर बनाया है आपके सपोर्ट से, यूट्यूब की जो हमारी कमाई है उससे। तो आप ज़रूर से हमारा वो मोटिवेशन वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छा घर बनाया है हमने, ठीक है? तो देखिएगा, नाम भी अच्छा रखा है, एक्सप्लेन होम, ठीक है? तो चलिए, ये वाला क्वेश्चन आ गया, तो आगे बढ़ें। लाइव है। एक बच्चा पूछ रहा है सर रिकॉर्डिंग है क्या? नहीं, लाइव चल रहा है आपके सामने, हम लाइव हैं, आपका कमेंट पढ़ पा रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया है कि एक समांतर श्रेणी दी हुई है 3, 8, 13, 18 और डैश डैश डैश। इस श्रेणी का कौन सा पद 78 है? मतलब विच टर्म ऑफ द AP इज 78। यहाँ पे 8 लिखना भूल गए हैं, 8। तो हमें बताना है कि विच टर्म, कौन सा ऐसा टर्म है, क्या वो 15वां है, क्या वो 18वां टर्म है, कौन सा पद है, क्या 21वां पद है इस श्रेणी का जो 78 है? तो हमें चेक करके बताना है। तो हमें यहाँ पद का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, हमें उसे मानना पड़ेगा मन से और उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ लिखेंगे दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है एक समांतर श्रेणी जिसे आप AP कहते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। AP क्या दिया है? 3, 8, 13, 18। क्या दिया है? 3, 8, 13, 18 और डैश 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 ऐसा दिया हुआ है। हम मान लेते हैं कि ये श्रेणी कहाँ तक गई है? 78 तक गई है। मतलब ये आखिरी में कोई सा टर्म है 78। ये यहाँ पे देखो ना, डैश 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 के बाद 78 गया है, तो हम लिख सकते हैं कि 78 है। कहीं ना कहीं आगे चल के 78 आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले जो चीज़ें हम देखते हैं कि सबसे पहला पद क्या है? सबसे पहला पद होता है 3, जो कि A का वैल्यू होता है। तो पहला पद यानी A का वैल्यू हमें मिल गया है, सबसे पहला वाला 3 है। अब हम निकालते हैं D का वैल्यू, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है? तो डिफरेंस निकालने का बहुत आसान तरीका है, दूसरे पद में से हमेशा पहला वाला पद माइनस कर दो, यानी 8 में से 3 घटा दो। तो 8 - 3 करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, 8 में से 3 गए तो 5 आया, यानी D का वैल्यू 5 है। इन सभी पदों में 5-5 का अंतर चल रहा है, ठीक है? अब आगे बढ़ेंगे। अब हम बताएंगे कि कौन सा पद 78 है। तो हम लिखेंगे माना श्रेणी का n वां पद, माना श्रेणी का n वां पद
nवे पद को आप क्या कहते हो, an कहते हो। nवे पद को आप क्या कहते हो, an, है ना, nवा पद यानी anth टर्म। तो anth टर्म हम मान लेते हैं कि मानस श्रेणी का anवा पद यानी an 78 है। तब हमने मान लिया कि ये anth टर्म है ना, क्योंकि हमें पता लगाना है कि ये वाला टर्म 78 किस पे है, तो हमने मन से मान लिया कि anth टर्म है ये, ठीक है, anवा पद है ये। तो चलिए अब हम an यानी n का वैल्यू यहाँ से फॉर्मूले में रख के निकालेंगे। चलिए सबसे पहले आपको याद होगा फॉर्मूला, कि फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो बच्चे को पता है। तो चलिए अब यहाँ पर वैल्यूज रखना स्टार्ट कीजिए। an का वैल्यू आपने मन से माना था, an का वैल्यू 78 है, तो यहाँ से देख लेंगे n का वैल्यू है 78। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है ये रहा सबसे पहला पद 3, तो यहाँ पे a का वैल्यू 3 रख देते हैं। n का वैल्यू हमारे पास नहीं है, n तो n ही रहेगा, -1 इंटू में d का वैल्यू है 5। चलो भैया सॉल्व करो, आएगा आंसर इसका। सबसे पहले 78 बराबर 3 तो है ही। अब 5 का गुणा इस ब्रैकेट में कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है ना 5, इसका अंदर गुणा होगा सभी में। तो 5 का n से गुणा करेंगे तो प्लस का 5n आ जाएगा। फिर 5 का 1 से गुणा करेंगे, 5 1 कम 5, और ये 5 प्लस का और ये 1 माइनस का, तो प्लस माइनस से भी टकराएंगे, प्लस माइनस होता है माइनस, इसीलिए यहाँ माइनस आ जाएगा। अब फटाफट से सॉल्व कीजिए, जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए। ये रहा आपका 78 बराबर, सबसे पहले ये नंबर और ये नंबर इनको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये तो n वाला है, तो n वाला तो कटेगा नहीं नंबरों से, तो n वाला तो n वाला रहने दीजिए। ये आपस में नंबरों को काटापीटी कर लीजिए, तो ये -5 है और ये प्लस का 3 है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 3 गए तो 2 बचेगा, और इन दो नंबरों में से बड़ा माइनस का 5 है, तो यहाँ माइनस चिन्ह लगा दीजिए। 5 बड़ा है ना 3 से, तो इसके आगे जो चिन्ह लगाया वो यहाँ लगाना पड़ेगा। अब प्लस का 5n तो चल ही रहा है, कोई मुझे बताएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है, बता दो जल्दी से। यहाँ तक पहुँच गए हम 78, ये माइनस का 2 बराबर के उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, और बराबर में यहाँ बचेगा केवल 5n। 78 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 80 बराबर 5n। आपको n का मान चाहिए ना, तो इसकी गुणा में 5 लिखा है, यानी चिपका हुआ है 5, गुणा की चीज़ भाग में चली जाएगी, तो 80 के भाग में आ जाएगा 5, क्योंकि यहाँ गुणा में है तो इधर बट्टे में आ गया वो, तो ये n का वैल्यू हो जाएगा आपका। बताइए कितना आएगा, 5 1 कम 5, फिर 5 के पहाड़े में 8 तो नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है, 5 1 कम 5 आता है, लेकिन यहाँ 8 था तो 3 बच गए, वो आगे कैरी चला गया, 5 छंग 30, तो यहाँ पे 16 वैल्यू आ गया है n का, यानी यही आपका आंसर है। अतः 78 होगा श्रेणी के 16वें पद पर। अतः दी गई श्रेणी में 78 16वें पद पे होगा, क्योंकि n का मान 16 आया है। आपने यहाँ माना था ना, माना श्रेणी का n-वा पद 78 है, nth टर्म मानी थी 78, तो n-वा पद यानी कि 16वां पद 78 है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, और जितने लोगों ने लाइक नहीं किया है वो लोग लाइक करके क्वालिटी बता दो वीडियो का, कमेंट करके कि कैसा आ रहा है क्वालिटी। लाइक केवल आज 156 ही हुए हैं यार। आप लोग ये भी ट्राई करो कि क्या ये क्वेश्चन आपसे हो रहा है कि नहीं, क्या ये क्वेश्चन भी आपसे बन गया। अब इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट या इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे हमने ऑलरेडी बहुत से वीडियोस और पीडीएफ वगैरह दिए हैं, तो इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। बढ़िया क्वालिटी है सर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए हमने टाइप किया है। अरे भैया ये अच्छा क्वेश्चन है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। थोड़ा बड़ा कर दें, आपको क्वेश्चन देखने में आसानी रहेगी। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु इस और इस को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करता है। सबसे पहले आप एक लाइन खींच लीजिए, डायग्राम समझिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा।
देखो हमें कहा गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब कोई बीच में या आसपास कहीं एक बिंदु है ना, ये मान लो ए है, ये बी है और इनके बीच में कोई बिंदु सी है। तो हमें ये बीच वाले बिंदु की ही बात कर रहे हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली ये वाली रेखा, देखो मैंने बनाई ना, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को 3:1, मतलब यहां रहेगा 3 और यहां रहेगा अनुपात और यहां रहेगा 1, 3:1 में विभाजित करता है। और इन बिंदुओं के मान आपको दिए होंगे कि ये बिंदु कौन है जिनको रेखा मिला रही है। पहला बिंदु है आपका, ये है आपका 4, -3 और दूसरा बिंदु आपका क्या है देख लो 8,5। क्या क्वेश्चन समझ में आया? हमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, इस वाले के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो कि इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा को 3:1 में, मतलब यहां पे 3:1 में फोल्ड कर रहा है इस रेखा को, 3:1 में ये रेखा बढ़ गई। देखो ना, ये रेखा का इस साइड का हिस्सा 3 गुना है तो इस साइड का हिस्सा 1 गुना है, मतलब 3:1 ऐसा। क्या क्वेश्चन समझ गए? अगर जो क्वेश्चन को समझ गया वो भाई अपने आप सारा सॉल्यूशन कर लेगा। बस क्वेश्चन का डायग्राम बनाना और क्वेश्चन को समझना आना चाहिए कि उस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं जिसके निर्देशांक हम मन से मान लेंगे कि इसके निर्देशांक, यानी हमारा आंसर आ गया x और y, इसके वैल्यूज हमें निकालनी है। उस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है जो इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाली ये जो रेखा गई है ना, इसको 3:1 में बांटता है। रेशियो को आप m1 m2 कहते हो, m1 m2 कहते हो। तो ये m1 का वैल्यू हो गया है और ये वैल्यू है m2 का। ये आप डायग्राम बना लीजिए। चलिए हम अब सबसे पहले डायग्राम बनाने से पहले हम लिखेंगे माना उस बिंदु के निर्देशांक, माना उस बिंदु के निर्देशांक x, y हैं। माना उस बिंदु के निर्देशांक x, y है। देखो ये रहा पॉइंट C है जिसके निर्देशांक हमने डायग्राम में x और y लगाए हैं। तो आप लिख दीजिए माना उस बिंदु के निर्देशांक, वो बिंदु है C, उसके निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट x और y हैं। तब हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसको आप कहते हो विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। उसको बहुत आसान तरीके से आप याद कर सकते हो। सेक्शन फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र, है ना, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र बहुत आसान है। सूत्र है आपका x बराबर m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड में वही अपना m1 प्लस m2, और इसी कॉमा लगा के, यानी इसी में कॉमा लगा दो और आगे एक फॉर्मूला लिखो y का। y के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में वही अपना m1 प्लस m2। सिंपल है भाई। यहाँ पे mx लिख लो और m1 प्लस m2 लिख दो और 12 21 आप ऐसे याद कर सकते हो। हालांकि मैं कहूँगा क्या, फॉर्मूला याद कर लो। m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड में m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड में m1 प्लस m2। इसको याद कर लो आप तो ज़्यादा आसान रहेगा, है ना, क्योंकि हम 12 21 कब तक ऐसे रटते रहेंगे। थोड़ा कभी कभी याद भी कर लेना चाहिए मेरे दोस्तों, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आप रख दो। क्या आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं? अब ऊपर से देखो, वैल्यूज़ रखो आप ऊपर से। x का वैल्यू आपके पास है क्या? नहीं सर जी, x का वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो x की जगह तो x ही रहेगा, उसका वैल्यू नहीं है हमारे पास। m1 का वैल्यू है, m1 का वैल्यू है ये रहा 3, तो 3 इंटू में x2 का वैल्यू कहाँ है? ये रहा आपका x1 y1, मैंने नाम देना भूल गया था, सॉरी, x2 y2। अगर ये बीच का बिंदु x और y है तो इधर के बिंदुओं के भी नाम रखना पड़ेंगे, x1 y1, और इधर के बिंदु होंगे मेरे मुन्ना x2 y2। तो आप ये नाम रख देना। अब आप यहाँ पे वैल्यू रख दो। m1 का वैल्यू है 3 इंटू में x2 का वैल्यू क्या है? ये रहा, x2 का वैल्यू है 8, तो यहाँ पे 8 रख देंगे, प्लस m2 का वैल्यू कितना है? 1 है,
इंटू में x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू ये रहा 4, डिवाइडेड में m1 प्लस m2 यानी m1 3 और प्लस m2 यानी कि 1, तो 3 प्लस 1 m1 प्लस m2 3 प्लस 1। अब यहाँ भी ऐसे ही चलेगा, यहाँ पे आप y का वैल्यू निकाल रहे हो तो y का मान यहाँ रखना है, तो y की वैल्यू तो अपने पास है नहीं, तो y की जगह हमने y ही रहने दिया। अब फॉर्मूला लगाओ, m1 का मान आप देख लो 3 है, इंटू y2 का वैल्यू है 5, तो यहाँ 5 रख दो, प्लस m2 का वैल्यू है 1, इंटू में है y1 का वैल्यू है -3, तो यहाँ पे छोटा सा ब्रैकेट लगा के -3 लिखना, क्योंकि वो चिन्ह माइनस का है ना, तो टकराएगा किसी ना किसी से, तो यहाँ ध्यान रखना। और बट्टे में वही अपना m1 प्लस m2, ये चीज़ तो सेम ही आएगी यहाँ पर भी, m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1, इससे कंफ्यूज मत होना। ये m1 का वैल्यू 3 है, m2 का वैल्यू 1 है, तो आप ऊपर से देखो या यहाँ से देख के इधर उतार लो, बात एक ही है। गुरुजी मैं पवन कुमार, थैंक यू सो मच भाई पवन कुमार, कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, फटाफट से आंसर लाइए। x का वैल्यू क्या आएगा बताइए, 8 तिया 24 और 4 एकम 4, और बट्टे में 3 और 1 4। इधर y का वैल्यू क्या आएगा बताइए, 5 तिया 15 प्लस माइनस होता है माइनस 1 तिया 3 और बट्टे में वही 3 और 1 4। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए। x का वैल्यू कितना आएगा, 24 और 4 28 और बट्टे में 4, और इधर y का वैल्यू कितना आएगा, 15 में से 3 गए तो बचेंगे 12 और बट्टे 4। बताइए क्या वैल्यू आएगा, 4 एकम 4, 4 7 28, तो x का वैल्यू आ गया है कितना, 7/1, और बट्टे में 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि 7 ही रहेगा। और इधर कितना आएगा, y का वैल्यू कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3/1, 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है बट्टे में, तो 3 आ गया आपका आंसर। मतलब वो बिंदु के निर्देशांक 7 और 3 हैं, मतलब ये जो आपने बिंदु माना था ना कि उस बिंदु के निर्देशांक x और y हैं, तो x का मान आया 7 और y का मान आया 3। ये आप डायग्राम में मत लिखिएगा, नीचे आंसर में लिखिएगा, जैसे आपने लिखा ना, कहाँ गया उस बिंदु के निर्देशांक, माना उस बिंदु के निर्देशांक c x और y है, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू रख दो आंसर में। चलो रखते हैं फटाफट, x और y की वैल्यू रख दो। अतः उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक c, x और y थे ना, तो x का वैल्यू है 7, कॉमा y का वैल्यू है 3 होंगे। बोलिए कितने लोगों का ये आंसर आया है, सभी लोग कमेंट में बता दो, लाइक भी कर दो यार अगर लाइक नहीं किया है तो। जी सर जी आ गए हैं, पावर ऑफ एक्सप्लेन फॉर यू, थैंक यू सो मच भाई। आप लोग जब कमेंट करते हो ना पावर ऑफ एक्सप्लेन फॉर यू, तो हमको भी थोड़ा लगता है यार कि हमने भी बच्चों के बीच में थोड़ा कुछ रिस्पेक्ट कमाया है, हमारे एक्सप्लेन फॉर यू की भी कुछ शक्ति है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बिग फ़ैन हैं इस चीज़ के, तो आप लोगों के लिए हम ऐसे अच्छे नए तरीके से कोशिश करते हैं आसान तरीके से बताने की। और साथ में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने कमेंट या डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं आपके लिए, पिन कमेंट कर देंगे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। सर कोई गारंटी है इन क्वेश्चंस के आने की, तो ये क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड आए हैं, चाहे 2018, 19, 20, 21, 22, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर 1-2 साल में बार बार रिपीट हुए हैं। तो अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है आप अच्छे नंबर लाने के लिए पुराने साल में जो क्वेश्चन आए उनको तो तैयार करोगे ही, तो एग्जैक्टली ये वही क्वेश्चन है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप इनकी तैयारी खुद से करोगे, इससे अच्छा हम भी यहाँ करवा देते हैं, तो डबल तैयारी हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, क्या पता कुछ आसान तरीका यहाँ पे मिल जाए, या कुछ आसान तरीका बुक में भी इससे आसान भी हो सकता है। तो हमारा यही नारा है कि आपको पुराने जो प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हैं उनको भी तैयारी करवाना है, और हमें जो लगता है वो भी इम्पोर्टेंट हम आपको बीच बीच में बताते रहते हैं। तो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। यार आप लोग लाइक बड़ा कम कर रहे हो यार, लाइक कम करते हो तो ऐसा लगता है बिल्कुल मोटिवेशन लो हो गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है भैया आपके पास, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया है साइन। अच्छा आपको ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही है क्या?
पड़ोस में शादी है तो आई थिंक आ रही होगी। देखो मैं चुप होता हूँ तो शायद आएगी। ढोली की आवाज़ आ रही होगी, ढोली की। वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ढोली बजाते हैं तो क्या कहते हैं, राग दरबारी? नहीं नहीं, कुछ अच्छा कहते हैं आप लोग। मटकी 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 की आवाज़ आ रही है, ढंडर ढंडर ऐसा कर, है ना। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन ए का वैल्यू है 3/4, तो हमें कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित करना है। मतलब हमें ये वैल्यूज़ निकालनी है कॉस ए और टेन ए की। जब साइन ए का मान हमें दे रखा है तो हम लिखेंगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें साइन ए का मान दिया है 3/4, दिया है साइन ए, इसका वैल्यू दे रखा है कितना, 3/4, 3/4। अब कोई मुझे बताएगा कि साइन ए यानी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपने सीखा है लाल बट्टे कक्का, तो आपको याद होगा लाल बट्टे कक्का में ये जो फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन का L/K, फिर होता है कॉस का फॉर्मूला A/K यानी आधार बटे कर्ण, फिर होता है टेन का फॉर्मूला लंब बटे आधार। और अगर इंग्लिश में आपने याद किया है तो पंडित जी बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये कितने लोगों ने याद किया है। ये भी साइन का फॉर्मूला है, कॉस का फॉर्मूला है और टेन का फॉर्मूला है, P/H, B/H और P/B। तो आप बताइए सर, आप ये वीडियो डाल देना। जी हाँ, ये वीडियो तो हमेशा पोस्ट रहेगा और आपको और भी वीडियोस देखने IMP क्वेश्चंस के तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो। ग्राफी विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, सारी विधियाँ। त्रिकोणमिति अगर नहीं आती ना तो उसका भी हमने सारणी वगैरह सब कुछ, आपको फॉर्मूले वगैरह, प्लेलिस्ट वगैरह देख लेना। आपको जो टॉपिक नहीं आता, त्रिकोणमिति नहीं आता तो त्रिकोणमिति का प्लेलिस्ट देख लीजिए। ये जो अभी हमने क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया था, निर्देशांक ज्यामिति नहीं आता, आप उसका प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसमें क्वेश्चन देख लीजिए, सारे कराए हुए हैं। ठीक है, चलिए। विवेक सिनोदिया जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई। सनोदिया, ओके। हम सरनेम जल्दी जल्दी में गलत पड़ गए क्योंकि वो एकदम से कमेंट चला जाता है ना आपका, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं इसीलिए। आधार बटे लंब, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं। तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा, तो यहाँ फॉर्मूले से आपको पता चलेगा कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका लंब बटे कर्ण। इसके नीचे हमने फॉर्मूला लिख दिया कि साइन थीटा के नीचे इसका फॉर्मूला लिख दिया लंब बटे कर्ण, और बराबर में वैल्यू कितना है 3/4। मतलब आपको समझ में आ गया कि लंब का वैल्यू एक तरीके से 3 है और कर्ण का वैल्यू एक तरीके से 4 है। लंब और कर्ण की वैल्यू है तो आप आधार की वैल्यू भी निकाल सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे आप अब, है ना। तो यहाँ मैं साइड में थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय भी कर देता हूँ ताकि आप क्या कंफ्यूज ना हो। हम बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं ABC। कौन सा बनाते हैं, ABC, ABC, समकोण त्रिभुज ABC। यहाँ पे हम थीटा रख देते हैं यानी एंगल A रख देते हैं, या कुछ भी बता दो आप, थीटा बोल दो या A बोल दो, बात एक ही है। चलिए, अब यहाँ पे लंब का वैल्यू 3 है, मतलब ये जो लंबाई है ये 3 दी हुई है, और कर्ण का वैल्यू 4 दिया है। तो आपको ये वाला जो नीचे वाला आधार का वैल्यू है ये निकालना है। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ABC में, है ना, या AC भी लिख दो, आप कुछ भी लिख सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमें कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले की मदद से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इसमें आप फॉर्मूला रखिए, वैल्यूज को रखिए। कर्ण का वैल्यू कितना है, ये रहा कर्ण का वैल्यू 4, ये है लंब का वैल्यू 3, और ये आधार का वैल्यू तो आपके पास अभी है ही नहीं, तो इसको आधार ही लिख देना। तो कर्ण का वैल्यू रख दो 4 है, तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, लंब का वर्ग यानी 3 है लंब, तो 3 का वर्ग यानी 3 का स्क्वायर,
है ना, लंब का वर्ग यानी 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार तो है ही नहीं तो आधार को आप ऐसे ही लिख दो आधार का वर्ग, क्योंकि ये तो वैल्यू है ही नहीं तो आधार का वर्ग वैसा का वैसा ही। 4 का स्क्वायर होता है 16, बराबर में 3 का स्क्वायर होता है 9 और आधार वैसा का वैसा ही, आधार का स्क्वायर वैसा का वैसा ही। अब इस 9 को इधर ले आओ, प्लस का है इधर, बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का है तो इधर ये 9 आके माइनस हो जाएगा, 16 में से 9 चले जाएंगे और बराबर में बचेगा आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे बताओ, जल्दी से कमेंट करो। 16 में से 9 गए कितने बचेंगे, जल्दी से बताओ कमेंट करके बच्चा पार्टी, सभी की सभी जल्दी से कमेंट कर दो जिसको भी याद है। 16 में से 9 गए कितने बचेंगे, 16 में से 9 गए। क्रेजी वाई जी नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। शिवानी कुमारी जी ने बताया 7 होते हैं, ओके। भास्कर जी 7, लक्ष्मी बिस्के जी 7, ओके। और भी हरिओम लाल जी लिखते हैं 7, अर्पिता श्रीवास्तव लिखते हैं 7, विवेक जी 7, सभी लोग 7 लिख रहे हैं। अर्पिता जी ने भी बता दिया है 7 है। चलिए भैया 7 है ना, तो 16 में से 9 गए 7, बराबर, मुझे पता है 7 है लेकिन मैं मजाक मस्ती में आपसे पूछते रहता हूँ, क्या है कि कभी कभी आपको भी चेक करना चाहिए, नींद में तो नहीं वीडियो देख रहे हो ऐसे ऐसे एकदम एक्टिव होके बताया करो सभी के सभी, और लाइक भी ठोका करो यार, लाइक से पता लगता है कि कितने बच्चे उन्होंने क्लास को देखा था, ठीक है। तो 7 है और इधर है आधार का वर्ग, क्या है, आधार का वर्ग। अब आपको तो आधार की वैल्यू चाहिए है ना, और यहाँ तो आधार का वर्ग आ गया तो इस वर्ग को हटाना पड़ेगा, और जब भी आप वर्ग को हटाते हो मतलब स्क्वायर हटता है ना, तो बराबर के उधर क्या चढ़ जाता है, अंडर रूट, तो आप अंडर रूट लगा दीजिए तो आपका वैल्यू आएगा अंडर रूट में 7। ये वैल्यू अंडर रूट में चली गई और इधर से आपने स्क्वायर हटा दिया, सिंपल है, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इधर अंडर रूट लगा दोगे, तो रूट में 7 आया आधार का वैल्यू, तो मैं यहाँ लिख दूँ कि इसका वैल्यू क्या आएगा, रूट 7। बोलिए आ जाएगा, आ जाएगा, कमेंट कर दीजिए। और जितने बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए ना, तो हम टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिए हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी आप एमपी क्वेश्चंस मांग सकते हो, हमने कुछ लिस्ट बनाई है आपके लिए जो 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप वहाँ कमेंट कर सकते हो या डीएम मैसेज वगैरह कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। साथ ही टेलीग्राम पे तो आपको मिल ही जाएगा, आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे ना हमारे ग्रुप में तो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ भी मिलेंगे, साथ में बीच बीच में पीडीएफ जो पढ़ाए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको पूरे सोल्यूशन के साथ मिलेंगे, तो आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अभी क्या करें सर जी, अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी आधार का वैल्यू भी मिल गया है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः लंब का वैल्यू कितना है, लंब का वैल्यू ऊपर से देखो कितना है, बताया था अभी आपको, लंब का वैल्यू 3, कर्ण का वैल्यू 4, अतः लंब का वैल्यू 3, कर्ण का वैल्यू 4 और आधार का वैल्यू अभी आपने पाइथागोरस लगाया और निकाला रूट में 7। तब तीनों वैल्यूज मिल गई है ना, तब हम क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तीनों मिल गए हैं, जब हम क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, अब उसकी शुरुआत होगी। क्वेश्चन में पूछा था कि साइन ए का मान अगर ये है तो कॉस ए और टेन ए, कॉस ए और टेन ए का मान बताओ। तो आपको पता है कॉस ए का फॉर्मूला है ना, कॉस ए और टेन ए का मान चाहिए ना, तो सबसे पहले कॉस ए का फॉर्मूला, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आप फॉर्मूला याद कर लेना मेरे भाई, वरना आप बोलोगे सर जी फॉर्मूला याद करें कैसे। तो उसके लिए हमने त्रिकोणमिति का पूरा वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, त्रिकोणमिति का परिचय आपको मिल जाएगा। कॉस ए का वैल्यू आपको निकालना है, तो कॉस का फॉर्मूला लगा दिया आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से आपको आधार का वैल्यू तो ये रहा रूट 7, कर्ण का वैल्यू आपके पास ये रहा 4, कर्ण सर जी कर्ण, ओके, ये हो गया आपका आंसर कॉस ए। और आपको दूसरा आंसर क्या निकालना था, दूसरा आंसर आपको निकालना था टेन ए। टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब लंबाई और फिर जो बेस है वो लंब बटे आधार, ठीक है। टेन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, यानी P अपॉन में B। फॉर्मूला याद करना पड़ेंगे आपको दोस्तों, टेन ए, और कोई कठिन नहीं है फॉर्मूला याद करना। आप डिस्क्रिप्शन में आप या
प्लेलिस्ट वगैरह में त्रिकोणमिति वाले हमारे वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ से सीख जाइएगा। बहुत ईजी है, ट्रिक वाइज भी सिखाया है। लाल बटे कक्का हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले हो गया, या फिर हमारा वाला पारंपरिक तरीका कि याद ही कर लो। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, और बाकी तो इनको उल्टे करने पे मिल ही जाता है। सबका मालिक एक। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो लंब बटे आधार फॉर्मूले में दिया है, तो आपको वैल्यू रखनी है। लंब का वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 रख दो। बटे में आधार का वैल्यू √7 है, तो √7 रख दो। ये आ गए आपके आंसर्स। तो यहाँ पे आज का ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, आपको पूरा PDF मिल जाएगा। और आपको और क्वेश्चंस की तैयारी करनी है तो हमने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है, जिसमें आपके लिए बेस्ट वीडियोस फॉर क्लास 10th एक प्लेलिस्ट मिलेगा। आप उसमें सभी चीज़ें सीख सकते हो शुरुआत से। अभी भी ज़्यादा दिन नहीं है, एग्ज़ाम पास ही है, 2-3 महीने ही है। आप उन वीडियोज़ को देख के तैयारी कर लीजिए अच्छे से, ताकि आपका एग्ज़ाम टाइम में डर खत्म हो सके और आप क्वेश्चंस खुद से कर पाएँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अभी हम इसका जो PDF है वो देने वाले हैं, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम वाला ग्रुप। और इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाइएगा, हेमंत पाटिल ID है हमारा। आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। आपका लाइव